जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं 15 और 16 अक्टूबर दोनों का मिक्स करंट अफेयर जो कि बना है कल रात तक की सुर्खियों से। दोस्तों बढ़ते हैं पहले कुछ हेडलाइंस की तरफ, जो कि है पहली हेडलाइन है दोस्तों, 2 से 18 साल के बच्चों में आपातकालीन उपयोग के लिए कोवैक्सीन को दी मंजूरी। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जयपुर में किया गया शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को किया लॉन्च। आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2021-22 में 9.5% की दर से बढ़ने का लगाया अनुमान। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 किया गया जारी। 14 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस। एम्स दिल्ली ने हेल्दी स्माइल ऐप किया लॉन्च। 8वीं हेडलाइन दोस्तों, प्रियंक कानूनगो फिर नियुक्त हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। पंजाब सरकार शुरू करेगी मेरा घर मेरे नाम योजना। कैबिनेट ने 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्धता को दी मंजूरी। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ हेडलाइंस। अब हम बढ़ते हैं पहले हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है हाल ही में कौन सी वैक्सीन को भारत में 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग को दी मंजूरी दी गई। दोस्तों आप सभी को पहले ये मालूम होना चाहिए कि दोस्तों जिस वैक्सीन की हम बात करने जा रहे हैं उस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। उस वैक्सीन का नाम क्या है दोस्तों? कोवैक्सीन दोस्तों एक ऐसी वैक्सीन जिसे दोस्तों भारत के अंदर 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दोस्तों आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि इसे ही क्यों मंजूरी दी गई, क्योंकि दोस्तों अगर आपसे पूछा गया इस कोवैक्सीन को बनाया किसने, दोस्तों इसे बनाया है भारत बायोटेक ने। इसे किसने बनाया दोस्तों? इसे बनाया भारत बायोटेक ने। बात कीजिए कहाँ पर है ये भारत बायोटेक, जो है दोस्तों हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? ये जो है दोस्तों हैदराबाद के अंदर। अगर आपसे हैदराबाद की बात की जाए दोस्तों, हैदराबाद जो अगर आपसे पूछा गया किस नदी पर स्थित है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए हैदराबाद स्थित है मूसी नदी पर। हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? हैदराबाद स्थित है मूसी नदी पर। अगर आपसे पूछा गया कि हैदराबाद को भारत के अंदर कब शामिल किया गया, तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए हैदराबाद जो है इसे 1948 के अंदर दोस्तों एक ऑपरेशन के तहत, किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन का नाम याद रखना दोस्तों आपको। ऑपरेशन पोलो के तहत जो है दोस्तों हैदराबाद को भारत के अंदर शामिल किया गया था पूर्ण रूप से। मत कीजिए हैदराबाद किस नदी पर है? हैदराबाद जो है मूसी नदी पर है। ऑपरेशन का आपको नाम याद रखना है, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पोलो। अगर आपसे बात की जाए दोस्तों कोवैक्सीन के बारे में, दोस्तों ये कोवैक्सीन जो है इसे 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग की घोषणा कर दी गई है। अगर 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो है आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी गई है। बात की जाए अगर आपसे पूछा गया कि ये जो कोवैक्सीन है किस तरह की वैक्सीन है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। ये दोस्तों पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछा है कोवैक्सीन किस तरह की वैक्सीन है, दोस्तों ये जो कोवैक्सीन है एक निष्क्रिय वैक्सीन। कैसे दोस्तों? ये जो है एक निष्क्रिय वैक्सीन है। ये दोस्तों एक निष्क्रिय वैक्सीन, निष्क्रिय मतलब दोस्तों इनएक्टिव वैक्सीन। कैसे है दोस्तों? कोवैक्सीन जो है दोस्तों एक इनएक्टिव वैक्सीन है, एक निष्क्रिय वैक्सीन। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। और दोस्तों बात की जाए इसे ही क्यों मंजूरी दी गई, दोस्तों बाकी की भी तो बहुत सारी दोस्तों बात की जाए बाकी की भी बहुत सारी वैक्सीन थी दोस्तों, लेकिन इस कोवैक्सीन को दोस्तों क्यों मंजूरी दी गई? दोस्तों इसे मंजूरी इसलिए दी गई ताकि दोस्तों जब इसे 18 वर्ष से अधिक दोस्तों जो लोग थे उन्हें जब ये वैक्सीन दी जा रही थी, तब दोस्तों उनमें और दोस्तों जो बच्चे हैं 18 साल से नीचे वाले जो बच्चे हैं दोस्तों, उन दोनों के अंदर दोस्तों सेम टू सेम सिमिलरिटी दोस्तों समान प्रभाव के दोस्तों गुण पाए जा रहे दोस्तों, समान प्रभाव से दोस्तों जो दोस्तों रिएक्शन दोस्तों मिल रहे थे। इसीलिए जो दोस्तों कोवैक्सीन को दोस्तों 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी दोस्तों आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना इसका क्या आंसर जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका कोवैक्सीन इसका सही उत्तर है।
दोस्तों ये दोस्तों कोवैक्सीन देखो दिखने में दोस्तों ऐसे लगते हैं कोवैक्सीन। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश में बच्चों का सामूहिक टीकाकरण करवाया गया है? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, बच्चों को पागल बनाया गया था दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों? क्यूबा के अंदर। याद रखना दोस्तों, क्यूबा के अंदर जो है बच्चों को दोस्तों कार्टून, दो डॉक्टर जो है दोस्तों ये कार्टून के ड्रेस पहनकर दोस्तों बच्चों के पास जा रहे थे और दोस्तों बच्चों को जो है टीकाकरण दे रहे थे। दोस्तों याद रखना किस देश के अंदर? क्यूबा के अंदर जो है बच्चों को सामूहिक टीकाकरण करवाया गया है। अगर आपसे बात की जाए किस देश के द्वारा पहला पशु कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया गया, आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, पहला पशु कोरोना वैक्सीन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? रूस के द्वारा। किस देश के द्वारा? रूस के द्वारा है पहला पशु कोरोना वैक्सीन जो है ये लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है ये किसे प्रदान किया गया? साइरस पूनावाला। किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया साइरस पूनावाला जो है इन्हें ये प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला टीका किसके द्वारा बनाया गया? दोस्तों विश्व का पहला टीका किसने बनाया? दोस्तों एडवर्ड जेनर ने बनाया था। याद रखना दोस्तों, विश्व का पहला टीका बनाया था एडवर्ड जेनर जो है दोस्तों इन्होंने बनाया था। बात की जाए एडवर्ड जेनर ने किसका टीका बनाया था? एडवर्ड जेनर जो है दोस्तों इन्होंने चेचक का टीका बनाया था। तो याद रखना दोस्तों आप सभी को, इन्होंने चेचक का टीका, चेचक यानी दोस्तों स्मॉल पॉक्स जो है, याद रखना दोस्तों एडवर्ड जेनर जो है इन्होंने स्मॉल पॉक्स की दोस्तों वैक्सीन बनाई थी। और दोस्तों विश्व का जो पहला टीका है ये एडवर्ड जेनर के द्वारा ही बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कब से आरंभ हुआ? दोस्तों भारत के अंदर जो है विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो अगर आपसे बात की जाए कब आरंभ हुआ दोस्तों, आपसे को याद रखना दोस्तों 16 जनवरी 2021 को जो है दोस्तों भारत के अंदर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आरंभ हुआ था। अगर आपसे पूछा गया टीका उत्सव है ये कब से कब तक मनाया जाता है, आप सभी को मालूम चाहिए दोस्तों टीका उत्सव जो है यह 11 से 14 अप्रैल जो है दोस्तों इसके बीच में मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? टीका उत्सव दोस्तों 11 से 14 अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। दोस्तों ये था हमारा पहला प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है अक्टूबर 2021 में कहाँ पर भारत के पहले अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? सब सभी को मालूम होना चाहिए सेंटर कौन सा दोस्तों? सेंटर है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। बात की जाए ये जो अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जो है ये दोस्तों भारत का पहला है। तो भारत का पहला जो है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है। बात की जाए कहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों, इसका उद्घाटन जो है किया गया है जयपुर के अंदर। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया जयपुर राजस्थान के अंदर। बात की जाए ये जो सेंटर है इसे दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि ये जो अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है इसे किन्होंने दोस्तों इसका उद्घाटन किया है, फिर दोस्तों हम बोल सकते हैं किन्होंने दोस्तों इसकी स्थापना करवाई है। दोस्तों इसकी स्थापना आप सबको मालूम होना चाहिए, इसकी स्थापना जो है वर्तमान में भारत सरकार ने, दूसरा दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन, क्या दोस्तों दूसरा है अटल इनोवेशन मिशन। दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि ये जो अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है इसे किसके द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना करवाएगी? इसकी स्थापना दोस्तों याद रखना है पहला है दोस्तों भारत सरकार के बाद दोस्तों है अटल इनोवेशन मिशन और तीसरा है नीति आयोग। दोस्तों ये नीति आयोग, भारत सरकार, दोस्तों ये जो अटल इनोवेशन मिशन है इन तीनों ने मिलकर जो है दोस्तों अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जो है इसकी स्थापना की है। बात की जाए इसका ये जो अटल इनोवेशन सेंटर है इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए इसका उद्देश्य है कि दोस्तों अगर दोस्तों कोई भी नए विचार आए दोस्तों उन विचार को दोस्तों वो विचार जो है कहीं पे दबने नहीं चाहिए दोस्तों, वो विचार दोस्तों उन विचार का दोस्तों पोषण होना चाहिए दोस्तों। वो जो नए विचार दोस्तों उन्हें जो है दोस्तों उन नए विचार को दोस्तों इस्तेमाल किया जाए दोस्तों, इसलिए जो है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर इसकी स्थापना करवाई गई। बात की जाए कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया? जयपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, जयपुर इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न, ये दोस्तों फोटो या तो ब्लर होगी दोस्तों, ये फोटो है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। दोस्तों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो सुशासन दिवस है ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। कब मनाया था सुशासन दिवस? 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस मनाया। बात की जाए क्यों दोस्तों, इस दिन दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जो है इनके जन्म दिवस पर जो है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस जो है ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? दोस्तों ये स्थापित किया गया है जयपुर राजस्थान के अंदर। कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है जयपुर राजस्थान के अंदर। बात की जाए किस योजना के तहत जो है इसकी स्थापना करवाई गई? दोस्तों इसकी जो है कुसुम योजना के तहत। किस योजना के तहत? कुसुम योजना के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेरी 51 कविताएं के लेखक कौन है? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, मेरी 51 कविताएं जो हैं इसके लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी। कौन दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये इसके लेखक हैं। किसके दोस्तों? मेरी 51 कविताएं जो हैं इसके लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों विश्व धरोहर सूची में, दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आपसे पूछा गया विश्व धरोहर सूची में शामिल 2 भारतीय शहर कौन से? दोस्तों पहला विश्व धरोहर सूची में शामिल दोस्तों पहला भारतीय शहर है अहमदाबाद। कौन सा दोस्तों? पहला है अहमदाबाद। बात की जाए कब शामिल होता है अहमदाबाद विश्व धरोहर सूची में? दोस्तों ये शामिल होता 2017 के अंदर। ये कब शामिल होता? ये होता शामिल 2017 के अंदर। बात की जाए दूसरा कौन सा है? दोस्तों दूसरा है जयपुर। दूसरा कौन सा है? जयपुर। बात की जाए जयपुर कब शामिल हुआ था विश्व धरोहर सूची के अंदर? दोस्तों ये हुआ था 2019 के अंदर। कब हुआ दोस्तों? ये जयपुर हुआ था 2019 के अंदर, अहमदाबाद हुआ था 2017 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का दूसरा प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है 13 अक्टूबर 2021 को देश में समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मास्टर प्लान शुरू किया है? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों एक नया राष्ट्रीय मास्टर प्लान आया है। दोस्तों याद रखना है क्या प्लान आया दोस्तों? एक नया राष्ट्रीय मास्टर प्लान आया। और दोस्तों इस मास्टर प्लान के अंदर क्या होगा दोस्तों? इसके अंदर जो है दोस्तों समग्र एकीकृत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों इसका जो है विकास होगा। याद रखना दोस्तों किसका? समग्र एकीकृत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका विकास होगा। बात की जाए कैसे दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों ये जो नया दोस्तों राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, दोस्तों ये जो नया मास्टर प्लान दोस्तों इसके अंदर जो है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका बिल्ड होगा दोस्तों। बात की जाए कैसे दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये जो है दोस्तों तेजी से, गति से और दोस्तों शक्ति से दोस्तों इसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दोस्तों इसकी बिल्डिंग की बात की जाए, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है विकास करना। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य है विकास। और बात की जाए इसे नाम क्या दिया गया दोस्तों? इसे नाम दिया गया है पीएम गति शक्ति। इसे नाम दिया गया पीएम गति शक्ति। और इसके अंदर अगर आपसे पूछा गया कुल कितने मंत्रालय और कुल कितने राज्य हैं, दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए। पहली बात दोस्तों ये जो राष्ट्रीय मास्टर प्लान है इसके अंदर जो दोस्तों सभी के सभी मंत्रालय और दोस्तों सभी के सभी जो राज्य हैं इन सभी राज्यों के जो आइडिया दोस्तों उन आइडियाज को दोस्तों मिक्स कर जो है जो है डेवलपमेंट की जाएगी। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, अगर आपसे पूछा गया कितने मंत्रालय कितने राज्य, दोस्तों इसके अंदर जो है भारत के पूरे राज्य। याद रखना दोस्तों, पहली बात दोस्तों भारत के जो 16 के 16 मंत्रालय हैं, ये 16 के 16 मंत्रालय और दोस्तों भारत के सभी राज्य दोस्तों ये सभी मिलकर जो है दोस्तों देश का जो है विकास करेंगे। और बात की जाए इससे दोस्तों एक प्रश्न निकल कर आ जाता है, अगर आपसे पूछा गया कि भारत के अंदर कुल कितने मंत्रालय हैं, दोस्तों भारत के अंदर जो है कुल 16 मंत्रालय। कितने मंत्रालय हैं भारत के अंदर? कुल 16 मंत्रालय हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसे नाम क्या दिया गया है दोस्तों? ये दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों तेजी से और शक्ति से दोस्तों बिल्ड किया जाएगा, तो इसे नाम क्या दिया गया है? पीएम गति शक्ति जो है इसे नाम दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
पीएम गति शक्ति इसका सही उत्तर है। दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों आप पिक्चर के अंदर दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ये रहा दोस्तों, यहाँ पर लिखा है पीएम गति शक्ति जो है दोस्तों इसका नाम है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा दोस्तों तीसरा प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है दोस्तों, उससे पहले अगर आपसे पूछा गया कि ये जो पीएम गति शक्ति ये जो है दोस्तों ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसके जो है दोस्तों कुल 6 स्तंभ है। याद रखना दोस्तों, ये जो पीएम गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये जो पीएम गति शक्ति ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इसके जो है कुल 6 स्तंभ पर आधारित है। ये गति शक्ति जो डिजिटल प्रोग्राम है कुल 6 स्तंभ पर आधारित है। पहला क्या है दोस्तों, पहला है व्यापकता, दूसरा है प्राथमिकता, तीसरा है अनुकूलन, पांचवा है तादात्म्य, पांचवा है विशेष दोस्तों, पांचवा है विशेष ऋणात्मक। याद रखना दोस्तों, पांचवा कौन सा है दोस्तों, पांचवा है विश्लेषणात्मक जो है दोस्तों, ये पांचवा स्तंभ है दोस्तों पीएम डिजिटल गति शक्ति प्लेटफॉर्म का। बात की जाए सिक्स दोस्तों, 6वां स्तंभ कौन सा दोस्तों, 6वां स्तंभ है गतिशील। 6वां स्तंभ कौन सा है, 6वां स्तंभ है गतिशील। दोस्तों ये जो है मैंने आपको बता दी दोस्तों, 6 के 6 जो है दोस्तों इन स्तंभों पर आधारित क्या है दोस्तों, कौन सा प्लेटफॉर्म इन 6 स्तंभ पर आधारित है, पीएम गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इन 6 स्तंभ पर आधारित है। याद रखना दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, मैंने आपको जो पॉइंट नोट आउट करा दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में घोषित बजट के कुल कितने स्तंभ है दोस्तों। बजट जो है इसके कुल अगर आपसे पूछा कितने स्तंभ है, बजट के दोस्तों कुल 6 स्तंभ है। कितने स्तंभ है दोस्तों, बजट के कुल 6 स्तंभ है। बात कीजिए पीएम किसान योजना को कब लॉन्च किया गया दोस्तों, पीएम किसान योजना जो है आप सभी को मालूम होना चाहिए, इसे लॉन्च किया गया है 24 फरवरी 2019 को जो है पीएम किसान योजना को लॉन्च किया गया। बात की जाए कहाँ से दोस्तों इसे लॉन्च किया गया, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। कहाँ से दोस्तों इसे लॉन्च किया गया, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। बात की जाए इसके अंदर दोस्तों कुल कितने किस्तें जाएंगी और दोस्तों कितने किस्तें जाएंगी दोस्तों, इस पीएम किसान योजना के अंदर 2000 रुपये की दोस्तों कुल 3 किस्तें जाएंगी। कितने किस्तें, 2000 रुपये की कुल 3 किस्तें जाएंगी दोस्तों। कुल कितने रुपए दोस्तों, इसके अंदर कुल रुपए हो जाएंगे 6000 रुपये। 6000 रुपये दोस्तों दिए जाएंगे दोस्तों पीएम किसान योजना के तहत। कहाँ से शुरू है दोस्तों, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू है। बात कीजिए कब, 24 फरवरी 2019 को। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑपरेशन शक्ति का संबंध है दोस्तों। ऑपरेशन शक्ति जो है आप सभी को मालूम होना चाहिए, भारत ने जो है दोस्तों 2 परमाणु टेस्ट परीक्षण किया दोस्तों। एक जो दूसरा परीक्षण था ऑपरेशन शक्ति जो है इसका संबंध है पोखरण परमाणु परीक्षण से। किससे इसका संबंध है, इसका संबंध है पोखरण परमाणु परीक्षण से। और ये जो परमाणु परीक्षण दोस्तों ये भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण है। कितना परमाणु परीक्षण है, ये भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण। बात की जाए ये जो पोखरण परमाणु परीक्षण कब किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 1998 के अंदर दोस्तों पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों सेज पोर्टल का संबंध। दोस्तों सेज पोर्टल जो है इसका संबंध दोस्तों बुजुर्गों के कल्याण से। सेज पोर्टल का संबंध किससे है, सेज पोर्टल का संबंध है बुजुर्गों के कल्याण से जो है दोस्तों सेज पोर्टल का संबंध है। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला हमारा आज का चौथा प्रश्न है 12 अक्टूबर 2021 को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान। याद रखना दोस्तों, बात की जा रही है वर्ल्ड
इकोनॉमिक आउटलुक, ये जो इंडेक्स दोस्तों बात की जाए इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, दोस्तों मैं लिख के देता हूँ, वर्ल्ड वो ये दोस्तों, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, अगर आपसे बात की जाए इसे जारी कौन करता है दोस्तों, इसे जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसे जारी कौन करता है, इसे जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है दोस्तों, इसे बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए IMF जो है, इसके अगर आपसे बात की जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC है दोस्तों। अमेरिका की जो कैपिटल है वॉशिंगटन DC, इसके अंदर इसका मुख्यालय। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडेन। इनके वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम क्या है, जो बाइडेन। और दोस्तों कमेंट के अंदर दोस्तों आप सभी मुझे बताना कि दोस्तों वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है। वर्तमान में दोस्तों अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, दोस्तों राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, ठीक है दोस्तों। तो IMF का जो मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC के अंदर है। और दोस्तों इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है जिसे जारी करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसके अनुसार दोस्तों वित्त वर्ष दोस्तों 2021-22 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है कितने बढ़ने का अनुमान, अगर आपसे पूछा गया दोस्तों इसके तहत दोस्तों वित्त वर्ष 2021-22 में दोस्तों भारत की जो अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है दोस्तों, इस आउटलुक के तहत जो है दोस्तों 2021-22 के लिए 9.5% जो है दोस्तों अर्थव्यवस्था है जो है ये बढ़ने का अनुमान लगाया गया। किसके द्वारा ये अनुमान लगाया गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिसे जारी करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बात की जाए ये तो है दोस्तों 2021-22 का वित्त वर्ष दोस्तों, यह दोस्तों बात की जा रही है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दोस्तों, ये अभी बात की जा रही है दोस्तों, ये 9.5% है, यह 2021-22 के। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों 2022-23 के लिए, 2022-23 के लिए दोस्तों प्रतिशत अर्थव्यवस्था बढ़ने का प्रतिशत कितना है, 8.5%। कितना दोस्तों, 8.5% है। और 2021-22 के लिए 9.5% और 2022-23 के लिए 8.5%। बात की जाए, हम अभी बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका मुख्यालय तो दोस्तों वॉशिंगटन DC के अंदर है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि इसकी मुद्रा क्या है, दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसकी मुद्रा क्या है, दोस्तों इसकी मुद्रा है SDR यानी दोस्तों स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। मुद्रा किसके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की ये मुद्रा है। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022-21 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दोस्तों अभी बात किस आउटलुक की बात की जा रही थी दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की दोस्तों बात की जाती, लेकिन दोस्तों अभी बात की जा रही है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि। दोस्तों आर्थिक वृद्धि दोस्तों अर्थव्यवस्था दोस्तों आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही दोस्तों, इसके अनुसार जो है 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर रही है 7.7%। कितनी, 7.7%। बात की जाए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि कितना रहने का अनुमान, दोस्तों 22-21 के लिए 7.7% और दोस्तों 21-22 के लिए है 11%। 21-22 के लिए कितना, 11% और दोस्तों 22-21 के लिए 7.7%। अगला प्रश्न दोस्तों IMF की मुद्रा क्या है, दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया IMF की मुद्रा है SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अगला प्रश्न IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, IMF का मुख्यालय दोस्तों मैंने आपको बता दिया वॉशिंगटन DC के अंदर जो IMF का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों गीता गोपीनाथ का संबंध किस वैश्विक संस्था से है। दोस्तों IMF की बात करें दोस्तों IMF से ही संबंध होगा। दोस्तों अगर आपको फोटो दिखाई जाए
दोस्तों ये फोटो आप देख पा रहे होगे दोस्तों, यहाँ पर है दोस्तों, ये है गीता गोपीनाथ। कौन है दोस्तों? ये है गीता गोपीनाथ। और दोस्तों बात की जा रही है दोस्तों IMF के, दोस्तों ये जो है INF गीता गोपीनाथ जो है दोस्तों, यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे दोस्तों, ये है चीफ इकोनॉमिस्ट एंड डायरेक्टर रिसर्च डेवलपमेंट। याद रखना दोस्तों, चीफ इकोनॉमिस्ट है दोस्तों। किसकी चीफ इकोनॉमिस्ट है दोस्तों? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट है। कौन है? गीता गोपीनाथ। और दोस्तों डायरेक्टर रिसर्च डिपार्टमेंट जो है इसकी, रिसर्च डेवलपमेंट, रिसर्च दोस्तों जो डिपार्टमेंट है इसकी डायरेक्टर भी कौन है दोस्तों? गीता गोपीनाथ ही है। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया दोस्तों। प्रश्न क्या है? गीता गोपीनाथ का संबंध किस वैश्विक संस्था से? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से इनका संबंध है। कौन है दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में? ये दोस्तों ये है चीफ इकोनॉमिस्ट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कौन है दोस्तों? ये चीफ इकोनॉमिस्ट है। अगला प्रश्न यानी दोस्तों अगला हमारा आज का 5वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्धता के लिए मंजूरी दी है? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, बजट के अनुसार जो है दोस्तों 100 सैनिक स्कूल जो है दोस्तों, 100 दोस्तों जितने भी स्कूल हैं, चाहे दोस्तों वो प्राइवेट स्कूल है फिर दोस्तों सरकारी स्कूल है, उन्हें दोस्तों सरकारी स्कूल सोसाइटी दोस्तों इसे दोस्तों संबद्धता की जाएगी। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए क्लास 6 के अंदर दोस्तों, इस सैनिक स्कूल के अंदर दोस्तों कक्षा 6 के अंदर दोस्तों कुल जो है 5000 छात्र जो है दोस्तों इनका सिलेक्शन किया जाएगा। कक्षा 6 के अंदर दोस्तों कुल 5000 छात्र का सिलेक्शन किया जाएगा। बात की जाए इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों सिंपल है, देशभक्ति की भावना को बढ़ाना। दोस्तों देशभक्ति की जो भावना है, देशभक्ति की भावना को बढ़ाना इसका सिंपल उद्देश्य है। दोस्तों मैं वापस बता देता हूँ दोस्तों, बजट के अनुसार दोस्तों कुल दोस्तों 100 दोस्तों कितने 100 प्राइवेट या फिर दोस्तों गवर्नमेंट जो स्कूल है इन्हें दोस्तों सैनिक स्कूल जो सोसाइटी है, जो दोस्तों सैनिक स्कूल सोसाइटी है, इसे दोस्तों संबद्धता कराई जाएगी। और दोस्तों इसके अंदर जो है क्लास 6 में, याद रखना दोस्तों स्कूल कितने हैं? 100 ही स्कूल हैं। और इसके अंदर दोस्तों क्लास 6 जो है, इस क्लास 6 के अंदर से दोस्तों कुल 5000 छात्र लिए जाएंगे। कुल कितने छात्र लिए जाएंगे दोस्तों? कुल 5000 छात्र लिए जाएंगे। और दोस्तों बात की जाए क्यों लिए जाएंगे, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया दोस्तों, देशभक्ति की भावना को बढ़ाना। किस भावना को बढ़ाना दोस्तों? देशभक्ति की भावना को बढ़ाना, यही इसका सिंपल सा उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का 5वां प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्धता के लिए मंजूरी दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आप जो है न्यूज़ के अंदर हेडलाइन देख सकते हो, सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ 100 सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 विद्यालयों को संबद्धता को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। ठीक है दोस्तों, ये थी हेडलाइन न्यूज़ की। अब हम बढ़ते हैं हमारी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि दोस्तों भारत में बजट के अनुसार कहाँ पर सिंधु यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? दोस्तों की जाएगी। तो आप सभी को मालूम चाहिए, भारत में बजट के अनुसार कहाँ पर सिंधु यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी लद्दाख के अंदर। कहाँ पर स्थापना की जाएगी सिंधु यूनिवर्सिटी की? ये की जाएगी दोस्तों लद्दाख के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के बाहर योग यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की गई? दोस्तों ये की गई दोस्तों लॉस एंजल्स के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? लॉस एंजल्स के अंदर जो है दोस्तों USA के अंदर जो है दोस्तों भारत के बाहर योग यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। बात कीजिए इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है सिंपल स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। नाम क्या है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय जो है दोस्तों इसका नाम है। लॉस एंजल्स के अंदर दोस्तों, भारत के बाहर पहली बार लॉस एंजल्स के अंदर USA के अंदर ये खोली गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? जो दोस्तों राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है दोस्तों, ये स्थापित किया जा रहा है मणिपुर के अंदर। ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये स्थापित किया जा रहा है मणिपुर के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? दोस्तों बात की जा रही है ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की। तो दोस्तों ये दोस्तों ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना की जा रही है कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर इसकी स्थापना की जा रही है? इसकी स्थापना की जा रही है कुशीनगर यूपी है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यानी अब हम देखेंगे हमारा आज का 6th क्वेश्चन, जो कि है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस है दोस्तों ई वेस्ट डे। ई कचरा दिवस यानी दोस्तों ई वेस्ट डे। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों ये जो ई कचरा है फिर दोस्तों ई वेस्ट होता क्या है? दोस्तों ये जो ई वेस्ट है फिर दोस्तों ई कचरा है, ये होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। यानी दोस्तों समझ दोस्तों आप इस तरह की समझिए, जिस मोबाइल से अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर समझिए अगर आपका वो मोबाइल खराब हो गया हो दोस्तों, उसे हम बोलते हैं ई वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जो है दोस्तों, इससे होने वाले दोस्तों जितने भी वेस्ट है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। एग्जाम्पल देख रहे दोस्तों टीवी या फिर दोस्तों जिससे आप दोस्तों अभी करंट अफेयर कर रहे हो दोस्तों, वो दोस्तों फोन या फिर दोस्तों जो करंट दोस्तों कंप्यूटर दोस्तों, इससे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ई वेस्ट। दोस्तों वे खराब हो जाते हैं उसे हम तब बोलते हैं ई वेस्ट। और तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों ई वेस्ट डे अगर आपसे बात की जाए, ये जो ई वेस्ट ई कचरा दिवस है ये मनाया कब जाता है दोस्तों? ये जो है मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है ई वेस्ट डे? याद रखना दोस्तों, ई वेस्ट डे ई कचरा दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। बात की जाए स्टार्ट कब किया गया दोस्तों, ये स्टार्ट किया गया 2018 के अंदर। ये स्टार्ट किया गया 2018 के अंदर। और दोस्तों अगर आपसे ये दोस्तों पेपर के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर ई वेस्ट ई कचरा का एग्जाम्पल क्या क्या है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल आप सभी को लिख लेने हैं। इसके दोस्तों मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताए दोस्तों। पहला है टीवी, दूसरा है फोन, दूसरा है कंप्यूटर, और दोस्तों चौथा अगर बात की जाए चौथा दोस्तों रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर तो कूलर हो सकता है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज जो है दोस्तों, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों खराब हो जाने पर ये सभी हैं ई वेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो विश्व जो है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया कब जाता है? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्टार्ट कब किया गया दोस्तों? ये स्टार्ट किया गया 2018 के अंदर। स्टार्ट कब किया गया? 2018 के अंदर स्टार्ट किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है ई पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? ई पंचायत पुरस्कार जो है ये दिया गया है उत्तर प्रदेश को। किसे दिया गया? ई पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अगर आपसे पूछा गया ई लोक अदालत कहाँ से प्रारंभ हुई दोस्तों, ये जो ई लोक अदालत है ये प्रारंभ हुई है छत्तीसगढ़ से। कहाँ से दोस्तों? छत्तीसगढ़ से दोस्तों ई लोक अदालत प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न दोस्तों, डेब्रिज क्या है दोस्तों? ये जो डेब्रिज है समझिए दोस्तों अंतरिक्ष के अंदर जो कचरा होता है, इस तरह के समझिए दोस्तों स्पेस जो है, इस स्पेस के अंदर दोस्तों जितना भी वेस्ट है दोस्तों, अंतरिक्ष जो कचरा है इसे हम बोलते हैं डेब्रिज। अंतरिक्ष कचरे को क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतरिक्ष के अंदर जो कचरा है इसे हम बोलते हैं डेब्रिज। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये जो तंबाकू निषेध दिवस है, तंबाकू निषेध दिवस मनाता है 31 मई को। तंबाकू निषेध दिवस को मनाया जाता है 31 मई को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 7वें प्रश्न की तरफ, जो कि है 13 अक्टूबर 2021 को किसने डेंटल हाइजीन ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, ये जो डेंटल हाइजीन ऐप है ये नाम नहीं है दोस्तों, ये एक तरह का ऐप है जिसे लॉन्च किया है एम्स दिल्ली ने। इसे लॉन्च किसने किया है? एम्स दिल्ली ने इसे लॉन्च किया है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया दोस्तों, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये जो दोस्तों एम्स दिल्ली है इसने किस तरह के ऐप को लॉन्च किया है? इसने लॉन्च किया दोस्तों डेंटल हाइजीन ऐप को। इसने लॉन्च किया दोस्तों डेंटल हाइजीन ऐप जो दोस्तों इसे इसने लॉन्च किया है दोस्तों। ये तो ऐप का नाम नहीं दोस्तों डेंटल हाइजीन है दोस्तों, इस तरह का ऐप है। और दोस्तों बात की जाए इसे लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? इसे लॉन्च करने का उद्देश्य दोस्तों दांतों की देखभाल करना और दोस्तों साथ ही में सुरक्षा करना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों दांत जो है, दांतों की देखभाल
दांतों की देखभाल और साथ ही में दोस्तों सुरक्षा करना किसका उद्देश्य है दोस्तों? ये डेंटल हाइजीन ऐप है, इसका उद्देश्य। इसे लॉन्च किसने किया? एम्स दिल्ली में। अब दोस्तों नाम नहीं है दोस्तों डेंटल हाइजीन ऐप, इसका नाम क्या है दोस्तों? आप सभी को मालूम होना चाहिए। ये जो डेंटल हाइजीन ऐप है, इसका नाम अगर आपसे पूछा गया तो इसका नाम है हेल्दी स्माइल ऐप। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है हेल्दी स्माइल ऐप। हेल्दी स्माइल ऐप जो है इस डेंटल हाइजीन ऐप का नाम है। इसे लॉन्च किसने किया? एम्स दिल्ली ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का 7वां प्रश्न। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, एम्स दिल्ली इसका सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो क्या है दोस्तों? आनंद मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों? जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी। आनंद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है LIC ने। किसने लॉन्च किया दोस्तों? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, LIC। किसने लॉन्च किया दोस्तों? आनंद मोबाइल ऐप ने। अगला प्रश्न है प्रूफ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? ये जो प्रूफ ऐप है इसे लॉन्च किया दोस्तों जम्मू कश्मीर ने। इसे लॉन्च किसे किया है? इसे लॉन्च किया जम्मू कश्मीर ने। बात की जाए इसे प्रूफ ऐप को जम्मू कश्मीर ने आखिर लॉन्च क्यों किया है? तो फिर आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, भ्रष्टाचार रोकने के लिए। दोस्तों किसके लिए इसे लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया है भ्रष्टाचार रोकने के लिए दोस्तों, जो है प्रूफ ऐप को जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों सुपेश पोर्टल का संबंध। दोस्तों सुपेश पोर्टल का संबंध किससे? सुप्रीम कोर्ट से इसका संबंध है। सुपेश का संबंध किससे? इसका संबंध है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में किससे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसका संबंध है। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों AI जो है इससे इसका संबंध है। अगला प्रश्न दोस्तों भारत में कोविड-19 का पहला टीका किसे लगाया गया? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए भारत के अंदर कोविड-19 का पहला टीका लगाया गया है मनीष कुमार को। ये दोस्तों मनीष कुमार जो है, अगर आपसे बात की जाए कौन है दोस्तों? मनीष कुमार जो है ये दोस्तों एम्स के स्वास्थ्य कर्मचारी। मनीष कुमार जो है, अगर आपसे बात की जाए कौन है? मनीष कुमार जो है दोस्तों ये एम्स के स्वास्थ्य कर्मचारी है। एम्स के हैं स्वास्थ्य कर्मचारी मनीष कुमार। इन्हें दिया गया दोस्तों भारत में पहला कोविड-19 का टीका। ठीक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों होप आप सभी को हमारा आज का 7वां प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को समझ में नहीं आया दोस्तों, आप वीडियो पीछे देख सकते हो दोस्तों। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न, जो कि अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, बात की जा रही है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCI यानी दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोस्तों बात की जाए दोस्तों किस आयोग की बात की जा रही है? दोस्तों बात की जा रही है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो है बात की जा रही है। बात किया दोस्तों ये जो NCPCR है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसकी स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2005 के अधिनियम से। 2005 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी। बात की जाए कब इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। 2005 का अधिनियम, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। बात की जाए काम क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है इसका काम है दोस्तों बच्चों के अधिकार को संरक्षण करना। दोस्तों बच्चों का जो अधिकार है इसे बचाए रखना। याद रखना दोस्तों, बच्चों के जो अधिकार हैं, बच्चों के अधिकार का संरक्षण करना किस आयोग का काम है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का ये काम है। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए दूसरी बार जो है दोस्तों याद रखना इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दोस्तों ये जो सेकेंड टाइम अध्यक्ष है दोस्तों, पहले भी यही बने थे और दोस्तों सेकेंड टाइम भी यही बने। नाम क्या है दोस्तों? प्रियंक कानूनगो। इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है प्रियंक कानूनगो। आइए दोस्तों इनका अच्छी तरीके दोस्तों इन्हें देख भी लेते हैं दोस्तों। ये जो है दोस्तों इनका नाम क्या है दोस्तों? ये है प्रियंक कानूनगो। इनका नाम क्या है दोस्तों? ये दोस्तों प्रियंक कानूनगो इनका नाम है। और दोस्तों ये जो है दूसरी बार बने हैं अध्यक्ष। दूसरी बार जो है सेकेंड टाइम बने अध्यक्ष। किसके बने हैं अध्यक्ष? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के ये अध्यक्ष बने हैं।
बात की जाए कितने वर्षों के लिए इन्हें अधिकार बनाया, इन्हें जो है दोस्तों ये अध्यक्ष बनाया गया, इन्हें जो है दोस्तों कुल 3 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए इन्हें अध्यक्ष बनाया गया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात की जाए, इस आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों अधिनियम कौन सा स्थापना, इसका अधिनियम कौन सा, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का, इसका अधिनियम 2005 का अधिनियम, 2007 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों ये तो दोस्तों हमारा आज का 8वां प्रश्न, तो इसका उत्तर जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियंक कानून को। और दोस्तों चलो कुछ ऑप्शन की तरफ दोस्तों हम नजर डालते हैं। दोस्तों रेखा शर्मा, अगर आपसे पूछा गया कि रेखा शर्मा कौन है, ये दोस्तों दोस्तों प्रश्न है दोस्तों कि रेखा शर्मा कौन है। दोस्तों ये जो रेखा शर्मा है ये महिला आयोग की अध्यक्ष है। ये किसकी अध्यक्ष है, ये दोस्तों महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। बात कीजिए विजय सांपला कौन है, विजय सांपला जो दोस्तों अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है। विजय सांपला कौन है, विजय सांपला अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। बात कीजिए प्रियंका कानून को, दोस्तों आपको बता दिया राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं ये। और दोस्तों इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह लालपुरा जो है दोस्तों ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। किसके आयोग है दोस्तों, अल्पसंख्यक आयोग के। रेखा शर्मा महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। विजय सांपलन अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, प्रियंका कानून राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, और इकबाल सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका कानून को इन्हें सेकेंड टाइम जो है अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका अध्यक्ष बनाया गया अरुण कुमार मिश्रा को। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ये बनाया गया दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा जो है दोस्तों इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। बात की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसका अधिनियम कौन सा है, इसका अधिनियम है दोस्तों 1993 का अधिनियम। 1973 का दोस्तों एक्ट है, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अधिनियम कौन सा है, 1993 का सी। और दोस्तों अगर आपसे बात की जाए पुराने दोस्तों जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा दोस्तों सीए का मतलब क्या होता है, और दोस्तों जो भी नए व्यूअर्स हैं उन्हें पता है दोस्तों सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट एंड दोस्तों संविधान संशोधन, इसका सीए का अर्थ होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। अगला प्रश्न दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, नाम लिखा है दोस्तों इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है दोस्तों, इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है। बात की जाए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष दोस्तों मैंने आपको नाम बता दिया, डबल बता रहा हूँ दोस्तों, रेखा शर्मा। नाम क्या है दोस्तों, नाम है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा इनका नाम है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। बात की जाए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त, इसके अध्यक्ष हैं सुरेश पटेल। इसके अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय सत्कर्ता आयोग के अध्यक्ष हैं सुरेश पटेल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत के चुनाव आयुक्त कौन है। दोस्तों भारत के चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्र। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्र जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। बात की जाए केंद्रीय सूचना आयुक्त के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन है, या फिर दोस्तों हम बोल सकते हैं केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है दोस्तों, ये यशवर्धन सिन्हा। कौन है दोस्तों, यशवर्धन सिन्हा है केंद्रीय सूचना आयुक्त के अध्यक्ष, यशवर्धन सिन्हा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का 8वां प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 9वें प्रश्न की तरफ, जो कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू किया। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, दोस्तों मैंने आपको पहले बताया दोस्तों जितने भी पंजाब के लोग हैं उनमें दोस्तों अधिकतर जितने भी लोग हैं दोस्तों वो कहाँ पर सेटल होने के जाते हैं दोस्तों, वो जाते हैं दोस्तों कनाडा। कहाँ पर जाते हैं दोस्तों, कनाडा के अंदर जाते हैं। और दोस्तों जैसे ही वो कनाडा के अंदर जाते हैं दोस्तों उनके दोस्तों जो रिश्तेदार होते हैं, फिर दोस्तों बोल सकते हैं दोस्तों हम लोग जो होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, या फिर दोस्तों उनका जो घर है यहाँ पर दोस्तों उस पर हम जो है हम लोग अपना घर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो दोस्तों जो पंजाब सरकार है इन्होंने जो दोस्तों एक योजना लॉन्च किया, उस योजना का नाम क्या है, मेरा घर मेरा नाम मेरे नाम। यहाँ का योजना का नाम क्या है, मेरा घर मेरे नाम योजना का नाम है। और दोस्तों इसके अंदर क्या होगा
दोस्तों संपत्ति जो है दोस्तों ये मालिकाना हो गई, यानी दोस्तों जिसकी ये संपत्ति है, चाहे वो दोस्तों यानी दोस्तों एक तरीके समझे कि दोस्तों कोई प्रवासी हो, यानी दोस्तों जो भी एनआरआई व्यक्ति है, व्यक्ति कौन सा दोस्तों, अगर व्यक्ति दोस्तों प्रॉपर्टी का मालिक अगर दोस्तों कोई एनआरआई है, यानी दोस्तों प्रवासी अगर कोई व्यक्ति है जो इस प्रॉपर्टी का मालिक है दोस्तों, उस प्रॉपर्टी का मालिक दोस्तों वही रहे दोस्तों, उसका घर हो गया, फिर दोस्तों उसकी संपत्ति होगी दोस्तों, उसकी जो है संपत्ति का देखभाल कौन करेगी दोस्तों, ये जो राज्य सरकार है वो करेगी। या फिर दोस्तों इस योजना के तहत मेरा घर मेरे नाम जो है, इस योजना के तहत उसकी जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा की जाएगी। ये किस राज्य की योजना है दोस्तों, ये योजना है पंजाब राज्य की। किस योजना की, किस राज्य की योजना है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंजाब, इसका सही उत्तर है। पंजाब ने दोस्तों मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंजाब का नवीनतम जिला कौन सा। तो आप सभी को मालूम है पंजाब का नवीनतम जिला है मलेरकोटला। पंजाब का नवीनतम जिला कौन सा है, पंजाब का नवीनतम जिला है मलेरकोटला। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, पंजाब के नए मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है, चरणजीत सिंह। बात की जाए चरणजीत सिंह जो है दोस्तों, ये है दोस्तों चरणजीत सिंह। ये कौन दोस्तों, ये है चरणजीत सिंह। हाँ दोस्तों, ये जो है ये है चरणजीत सिंह। ये कौन दोस्तों, ये है चरणजीत सिंह है, जो कि वर्तमान में पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखेंगे, लाल लकीर मिशन का संबंध किस राज्य से है। तो लाल लकीर मिशन जो है इसका संबंध है पंजाब राज्य से। इसका संबंध किससे, इसका संबंध है पंजाब राज्य से। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना का शुभारंभ कब हुआ। दोस्तों स्वामित्व योजना जो है इसकी स्थापना, इसका शुभारंभ हुआ दोस्तों 24 अप्रैल 2000 कब हुआ दोस्तों, आप जो है कमेंट में बताना। ठीक है दोस्तों, 2022 को हुआ, 2021 को, 2018 को, 2017 को। दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, और दोस्तों इनमें से आप दोस्तों मुझे कमेंट बताना कि दोस्तों कब जो है स्वामित्व योजना का शुभारंभ हुआ था। मैंने दोस्तों आपको डेट और दोस्तों महीने बताया 24 अप्रैल। और दोस्तों 24 अप्रैल जो है, इसी 24 अप्रैल को दोस्तों पंचायती राज दिवस मनाया। इसी 24 अप्रैल को दोस्तों क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, स्वामित्व योजना का शुभारंभ कब हुआ था, 24 अप्रैल 2021 को जो है स्वामित्व योजना जो है इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों कोवैक्स पहल के अंदर शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, पंजाब। कोवैक्स पहल के अंदर शामिल होने भारत का पहला राज्य कौन सा है, पंजाब जो है कोवैक्स पहल के अंदर शामिल होने भारत का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी आज का हमारा आखिरी प्रश्न, हमारा आज का 10th क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 2021 को जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए सूचकांक कौन सा दोस्तों, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इस वैश्विक भुखमरी सूचकांक को हम बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसे हम बोलते हैं दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स से हम बोलते हैं। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इस इंडेक्स के अंदर अगर आपसे बात की जाए कुल कितने देश हैं दोस्तों, इस इंडेक्स के अंदर हैं कुल 116 देश। वैश्विक भुखमरी सूचकांक के अंदर कुल कितने देश हैं, इसके अंदर है कुल 116 देश। और दोस्तों अगर आपसे बात की जाए 116वें रैंक पर कौन है दोस्तों, 116वें रैंक पर है 4 देश। कितने देश हैं, 116वें रैंक पर है 4 देश। और दोस्तों सबके मुंह में यही होगा दोस्तों, अमेरिका, रूस, नॉर्वे और फिर चीन। दोस्तों चीन तो है दोस्तों, लेकिन बाकी के 3 देश कुछ अलग अलग हैं। नाम दोस्तों आप सभी को याद होंगे, पहला है चीन। दोस्तों ये जो चीन, बेलारूस, क्यूबा और चिली जो है दोस्तों, ये 116वें जो देश इनमें फर्स्ट रैंक पर ये चारों के चारों देश फर्स्ट रैंक पर है दोस्तों, ये चारों के चारों देश हैं। नाम क्या है दोस्तों, चीन, बेलारूस, क्यूबा और दोस्तों चिली जो है, ये चारों देशों का नाम है। बात की जाए भारत की रैंक क्या है, उस भारत की रैंक है दोस्तों 101वीं। भारत की रैंक है दोस्तों, भारत की रैंक है 101 जो है भारत की रैंक है। और दोस्तों बात की जाए 116वें रैंक पर कौन है दोस्तों, 116वें रैंक पर है सोमालिया। 116th रैंक पर कौन है, 116वें रैंक पर है सोमालिया। सर्वाधिक भुखमरी किस देश में है,
सोमालिया के अंदर सर्वाधिक भुखमरी बात की जाए, अगर आपसे पूछा गया दोस्तों कि अमेरिका, रूस या फिर दोस्तों बाकी जितने भी दोस्तों डेवलप कंट्रीज हैं वो इस सूचकांक के अंदर क्यों नहीं है दोस्तों, वो इस सूचकांक के अंदर इसलिए नहीं दोस्तों क्योंकि उन देशों के अंदर दोस्तों भुखमरी है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, उन देशों के अंदर भुखमरी है ही नहीं दोस्तों, इसीलिए जो है वो इस सूचकांक के अंदर शामिल है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, जितने भी इस सूचकांक के अंदर शामिल हैं उन सभी के अंदर भुखमरी है। और दोस्तों उनमें से सबसे कम भुखमरी किन देशों के अंदर है? चीन, बेलारूस, क्यूबा और चिली। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया दोस्तों भारत की बात हो रही है दोस्तों, भारत के रैंक है 101वीं। और अगर आपसे पूछा गया दोस्तों नल्ला पाकिस्तान की रैंक क्या है दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान की रैंक है 92। पाकिस्तान की रैंक है 92 जो है पाकिस्तान की रैंक है। और दोस्तों भारत की रैंक है 101। ठीक है दोस्तों, आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, आपसे जो है इसके अंदर भारत की ही रैंक पूछी जाएगी। तो भारत की रैंक है 101। दोस्तों यही था हमारा आज का करंट अफेयर दोस्तों, आज का यानी दोस्तों 15 और 16 अक्टूबर दोनों का मिक्स करंट अफेयर। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।